Yes, thank you, Aruj. Good morning, everybody. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मैं शराबी और सेंट लुइस का 1955 का कन्वेंशन चल रहा है। और रोज जब मैं इसमें पढ़ना शुरू करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुद वहाँ मौजूद और हाजिर हूँ। और ऐसा लग रहा है कि हम सब वहाँ पे कन्वेंशन में एक साथ बैठे हुए हैं और इसके चित्र हम देख रहे हैं। और अब हम इस कन्वेंशन के सेंट लुइस के कन्वेंशन में 1955 में जो हुआ था सेंट कीज ऑडिटोरियम सेंट लुइस में, उसके आखिरी सत्र पे पहुंच गए, लास्ट सेशन। और आज की रीडिंग हम पेज 40 के फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं। जैसे अनुज ने बताया, as we approached our last session, a number of great questions still remained in the collective mind of the convention. और आखिरी सत्र पहुंचते पहुंचते वो ये बता रहा है कि कई सवाल ए के भविष्य को लेके, ये सवाल किसी एक के नहीं थे, ये सवाल सामूहिक सवाल थे जो उस सेशन में, उस सत्र में, उस कन्वेंशन में बैठे हुए हर एक ए मेंबर के दिमाग पे चल रहे, कलेक्टिव में। और ये भविष्य को लेकर सवाल, क्या सवाल? What would happen when A's originators and old timers had gone? सबसे पहला सवाल, ए का स्थापना करने वाले ओरिजिनेटर्स, यानी जो ओरिजिन है, जो किसी चीज की शुरुआत कर, ओरिजिनेटर्स कौन थे? डॉक्टर बॉब और बिल्टन, उसके साथ कुछ और टाइमर्स। एक दिन, एक ना एक दिन वो चले जाएंगे। What would happen when A's originators and old timers had gone? Gone where? इंसान है, हमेशा के लिए नहीं रह सकते मेरे साथ। एक ना एक दिन वो चले जाएंगे, कब जाएंगे पता नहीं, लेकिन जब वो जाएंगे तब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? व्हाट वुड हैपन? वुड ए गो एंड प्रॉस्पर? अभी तक तो ए ग्रोथ भी कर रही थी, फल फूल रही थी, पनप रही थी, संख्याओं में भी वृद्धि हो रही थी, ज्योग्राफिकल कवरेज में, यानी कि देशों में, कई देशों में पहुंची थी, तो फैलाव भी हो रहा था, लिटरेचर भी लिखी जा रही थी, नए नए लोग भी आ रहे थे, हर एक क्षेत्र में एक ये प्रगति हो रही थी। तो क्या ये प्रगति जारी रहेगी, कंटिन्यू करेगी इनके जाने के बाद? कि अभी तक तो यही देख रहे थे, यही संभाल रहे थे, जितने भी मसले थे उनको यही निपटा रहे थे, इसके बाद क्या होगा? Would A continue to go and prosper? Could we go on functioning as a whole, no matter what perils the future brought? आने वाले भविष्य का पता नहीं, मुसीबत, संकट आ सकती, पहले भी आई हैं, अभी तक आई हैं। जो ए का अभी तक का 20 साल का इतिहास रहा है, उसमें संकट आए हैं, मुसीबतें आई हैं, टकराव हुए हैं। जब आगे होंगे उसके बाद क्या होगा? अभी तक कोई ओरिजिनेटर्स जो थे, फाउंडर्स जो थे, पायनियर्स जो थे, उन्होंने संभाल रखा है। लेकिन भविष्य में जब ऐसी दुविधाएं आएंगी एक के सामने, उनको कौन संभालेगा जब ये लोग चले जाएंगे? Had A really come to the age of full responsibility? क्या वो समय आ गया कि ये अपने आप को पूर्ण रूप से अपने में सक्षम और जिम्मेदार हो सकता है? क्या वो दिन आ गया है? बहुत बड़ा सवाल है। Would members and groups worldwide, वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है, जहाँ पे एक जगह की या एक ग्रुप या एक संगठन या एक पर्टिकुलर कंट्री की बात, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है। और सवाल यह क्या आ रहा है, कुछ मेंबर्स एंड ग्रुप्स, सिर्फ मेंबरों की बात नहीं हो रही है, ग्रुप लेवल पे भी बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड safely assume complete control and guidance of A's principal affairs. Is not principal affair, is ALS, not PLES. Principal affairs, यानी कि यहाँ पे जो एक हेडमास्टर का, एक मुखिया का, एक लीडर का काम होता है ए के अंदर, उसके जो अफेयर्स होते हैं वो कौन देखेगा? मेंबर्स एंड ग्रुप्स assume complete control and guidance of A's principal affairs. इनकी जो एक मुखिया का, एक लीडर का जो रोल होता है वो कौन अपनाएगा? अभी तक तो पाइनियर्स ऑफ ए कर रहे थे, ये बिल डब्ल्यू था, डॉक्टर बॉब था, उनके साथ और को फाउंडर्स थे जिनके हमने बारे में पढ़ा है अभी आज तक इस किताब में ही। तो क्या ये वाले जो मसले थे, ये वाले जो कार्य थे, जो
प्रिंसिपल करता है, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है मुखिया के रूप में और सारे स्कूल को संभालता है वो, ये वाला काम एएमए अब से कौन करेगा? Would A now be able to take over from the old timers, from Dr. Bob and from Bill? किया है सही प्रश्न। यहाँ पे अब क्या करेगा? डॉक्टर बॉब और बिल ओल्ड टाइमर्स जो थे यही संभाल रहे थे। कोई मुसीबत आती थी तो इन्हीं के पास जाया जाता था, समाधान इन्हीं से ढूंढा जाता था। ये समाधान देते भी थे, ये जो समाधान देते थे उसमें चर्चा होती थी, कभी नहीं भी होती थी, इनकी बात मानी जाती थी और इनके भरोसे और इनके हवाले ये चल और सही चल रही थी। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाले थे, इनके बाद क्या होगा? टेक ओवर, टेक ओवर यहाँ शब्द कि भैया एक जाया दूसरा आ रहा है, तो वो उसकी बागडोर जो थी वो कैसे संभालेगा, ये प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, इसके बाद कौन आएगा जो देखेगा सर? इफ सो बाय व्हाट एजेंसी एंड जस्ट हाउ? ठीक है, मैं मानता है कि कोई ना कोई बागडोर संभालेगा, कोई ना कोई टेक ओवर करेगा, बट कौन सी संस्था, कौन से संगठन होगा ऐसा जो टेक ओवर करेगा और कैसे करेगा? तो ये बहुत अहम सवाल थे। एक ट्रांजिशन हो रहा है, कुछ लोगों के द्वारा चलाई गई संस्था जो 21 साल से चल रही है, फल फूल रही है। मुसीबतें आई और निवारण किया गया, संकट आए उनका सामना किया गया, समाधान निकाले गए। लेकिन अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? कोई अमर तो है नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि डॉक्टर बॉब चले गए 1950 में, एक्सपायर्ड। बिल डब्ल्यू की भी उम्र होने चालू हो गई थी। बिल डब्ल्यू वाज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम I'd say about 60 years old, born in 1896 and talking over 1955. तो उनके पास भी अब रिटायरमेंट की एज पे तो आ ही गया था वो। कितने साल और चलेंगे और इसके बाद क्या होगा, कौन संभालेगा? ये एक अहम सवाल थे जो कन्वेंशन में उपस्थित सबके मन में था। तो ये इसको कलेक्टिव माइंड बोल रहा है, वो किसी एक आदमी का सवाल नहीं थे, ये कलेक्टिव एक सामूहिक प्रश्न था जो उस टाइम कन्वेंशन में बैठे सभी लोगों के दिमाग। For a long time these questions had been asked anxiously, और ये आज की बात नहीं, कई समय से ये जो प्रश्न थे ये पूछे जा रहे थे एंक्शियसली, यानी कि बहुत गहराई के साथ पूछे जा रहे थे, एक चिंता भी उसमें जुड़ी हुई थी। एंड फॉर ओवर 5 years solutions for these problems had been eagerly sought, और ढूंढा जा रहा था। सॉर्ट, सॉर्ट मतलब किसी चीज को ढूंढना। तो इस समस्या का समाधान जो था उसके लिए प्रयास किया जा रहा था, ढूंढा जा रहा था क्या सोल्यूशन है, क्या समाधान। Especially by old A hands, people like myself, who must soon relinquish the 20 years guardianship of A and turn over their trust to a vast family now fully reared. और ये सवाल जो थे, इसके सवाल जवाब कर रहे थे, और खास तौर से बिल डब्ल्यू के अपने बारे में बात कर, तो अपनी बात करूं तो मैं भी इस प्रयास में लगा हुआ था, क्योंकि मुझे भी शीघ्र ही रिलिंक्विश करना मतलब किसी चीज को छोड़ देना, उसको त्याग देना। तो मेरे को भी इस पद से अपने आप को त्याग देना था, इस जिम्मेदारी से। 20 साल से मैं करता रहा हूँ, 1935 से लेकर 1955 हो, 20 साल से मैं एक विभाग को संभाले हुआ था। मैं उसके बाद मेरे को कुछ और करना था, तो कैसे करना था? 5 साल से ये सवाल जो था दिमाग में घूमता था। एंड टर्न ओवर, यानी कि रिलिंक्विश मतलब छोड़ छाड़ के इसको, टर्न ओवर देयर ट्रस्ट टू द वास्ट फैमिली नाउ फुली रेयर्ड। रेयर्ड का मतलब होता है यहाँ पे, रेड जनरली जानवरों के लिए यूज किया जाता है। आई रेड अ हॉर्स, आई रेड अ डॉग, लेकिन यहाँ पे रेड कहता है पूरी संस्था, एक फैमिली नाउ फुली रेड, यानी कि ये जो है रेड जो है मतलब बड़ा हो गया है, इसका पालन पोषण ठीक से हो गया है और ये अब अपने में सक्षम, इसको बोलते हैं रेयरिंग। ऐसे है रेयर्ड माय चिल्ड्रन, दैट मींस बड़ा किया मैंने, संभाला, उनका पालन पोषण किया और उनको इस काबिल बनाया है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो अब ये फुली रेड मतलब ये अब एक ऐसी उम्र पे पहुंच गया अपने 30 साल के बाद कि वो अपने आप को संभालने में सक्षम है। द टाइम हैड कम फॉर द आंसर्स। लेकिन कौन करेगा, कौन संभालेगा, कौन सी ऐसी संगठन होगी, कौन सी ऐसी संस्था होगी, कौन सी ऐसी बॉडी बनेगी ये के अंदर जो इन ओरिजिनेटर्स से, इन फाउंडर्स से, पायनियर्स से जो है वो अपना बागडोर संभालेंगी इनका और अपने में सक्षम होकर
एक नए सिरे से, एक नए स्ट्रक्चर से काम करना शुरू करेंगी। द टाइम हैड कम फॉर द आंसर्स। अब उन सवालों का जवाब देने का समय आ गया। High in the great hall of Kyle Auditorium, they hung a banner on which everyone could see the new symbol for Alcoholics Anonymous. अब ये काइल हॉल की तस्वीर डाली है सुमेश। थैंक यू सुमेश। अब यहाँ पे देखो आप कि कितना ऊंची छत है इस ऑडिटोरियम, और ये एक म्यूनिसिपल ऑडिटोरियम था जिसका हमको उपयोग करने को दिया गया था सेंट लुइस में निःशुल्क। वहाँ की जो लोकल गवर्निंग अथॉरिटीज थी, जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चर था उस टाइम पे सरकार का, वो सरकारी एरिया ये ऑडिटोरियम था, और इसका यूज हमें निःशुल्क दिया गया था। कितनी बड़ी ये ऑडिटोरियम है, कितना बड़ा इसका, इसकी सीलिंग कितनी हाई है। और यहाँ बोल रहे हैं कि हाई ऑन द सीलिंग, ग्रेट हॉल का बिल्कुल ऊपर हम यहाँ देख भी रहे हैं, एक बैनर लगा हुआ है जहाँ पे ए का त्रिकोण, न्यू सिंबल ऑफ एल्कोहलिक्स एनोनिमस। ये उसी टाइम आया था, नया था ये। द ट्रायंगल विद इन द सर्कल, एक गोलाकार है, उस गोलाकार के अंदर एक त्रिकोण, और त्रिकोण जैसे हमें पता है एक है सर्विस, रिकवरी एंड यूनिटी। तो ये तीनों चीजें जो है इस त्रिकोण में, ये इसकी एक चिन्ह है। On the stage far beneath the banner at 4 o'clock on Sunday, our society was to be declared come of age. इसी स्टेज पे जो बैनर स्टेज है फार beneath, काफी लंबा फासला है ऊपर से नीचे तक। तो नीचे जो स्टेज था उसमें लोग बैठे थे। On the stage far beneath the banner 4 o'clock on Sunday, संडे को 4 बजे दोपहर को our society यानी कि Alcoholics Anonymous was to be declared come of age। हाँ, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमारी जिम्मेदारी स्थापना के नया अस्तित्व बनने को आ रहा है। हम अब पूर्ण रूप से अपने आप को संभालने में सक्षम है। कम ऑफ एज, इट्स इलेक्टेड सर्विस कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ पे सर्विस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है, जीएसओ की, जनरल सर्विस बोर्ड की बात कर रहा है। इसने अल्कोहलिक फाउंडेशन से अपना भागवत सुना था, और अल्कोहलिक फाउंडेशन सिर्फ ओरिजिनेटर्स, पायनियर्स, शुरुआती मेंबर चला रहे। अब ये इलेक्टेड सर्विस कॉन्फ्रेंस, अब ये चुनाव के जरिए वो आके पूरा का पूरा जिम्मेदारी संभाली, टेकिंग ओवर द गार्डियनशिप ऑफ आवर ट्रेडिशंस एंड द कस्टडी ऑफ आवर वर्ल्ड सर्विसेज। ये आके इनको हमारे परंपराएं, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे वर्ल्ड सर्विस की जो जिम्मेदारियां हैं वो आके संभाल, would then become the successor to the founders of Alcoholics। ये सक्सेसर्स यानी कि उसके जो अधिकारी है, उसकी जो भागीदारी है, उसको उसका भागदौड़ संभालने वाले लोग हैं, बाद में आने वाले सक्सेसर्स जो है वो संभालेंगे, और ये अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे। इससे जो फाउंडर्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस थे उनसे ये जिम्मेदारी। Thousands of us were united in one spirit and in a great expectation as we sat waiting for the opening of this last week. What we thought and felt is hard to tell, hard especially for one person. It would help if someone could speak for all of us, and perhaps in a way this is possible. एक आदमी के लिए मुश्किल था कि वो इन सब बातों के बारे में बात करे, और क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सोच है उसकी, क्या विचारधारा है। तो ये अच्छा होता है कि इन सब की एक कलेक्टिव आवाज, यानी कि सबको मिला के कोई प्रतिनिधित्व करे और बोले इसके बारे में, क्या उनकी इस चीज को लेके क्या विचारधारा थी, क्या सोच थी, क्या जज्बा था उस टाइम पे, व्हाट वी थॉट एंड फेल्ट, क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे। बड़ा मुश्किल है बोलना यहाँ पे एक आदमी के लिए, लेकिन इट वुड हेल्प, यानी कि इस बात ये बात सहायक होगी यहाँ पे कि कोई आके हम सबकी तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पे। और आगे यहाँ पे लिखा है कि each day at the convention I had spoken with many A's, folks of every description and persuasion। और कन्वेंशन के दौरान बिल डब्ल्यू यहाँ पे कह रहा है कि रोज विभिन्न प्रकार के ए मेंबरों से यहाँ पे बात, प्लेन्समैन एंड माउंटेन पीपल, यानी कि जो प्लेन्स में रहते थे, जो पहाड़ों में रहते थे, सिटी ड्वेलर्स एंड टाउन्समैन, सिटी ड्वेलर्स मतलब तो शहरों में रहते थे, टाउन्समैन मतलब तो गाँव में रहते थे, वर्कमैन एंड बिजनेसमैन, मजदूर और उद्योगपति, बिजनेस करने वाले, स्कूल टीचर्स एंड प्रोफेसर्स, टीचर्स प्रोफेसर कॉलेज के, क्लर्जीमैन एंड डॉक्टर्स, धार्मिक लोग,
और चिकित्सक, एंड मैन एंड जर्नलिस्ट, एडमैन यानी कि जो एडवर्टाइजिंग में काम करते थे, जर्नलिस्ट, पत्रकार, आर्टिस्ट एंड बिल्डर्स, artists or builders, clerks and bankers, socialites and skid rowers, career girls and housewives, people from other lands speaking in strange accents and tongues. लेकिन दुनिया के हर एक कोने से हर प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोग, महिलाएं भी थी, औरतें भी थी, काम करने वाली औरतें भी थी, कैरियर गर्ल्स भी थी और हाउसवाइफ्स भी थी, हर टाइप की औरतें, हर टाइप के लोग, हर टाइप का काम करने वाले, समाज के हर वर्ग से लोग, आर्थिक आर्थिक वर्ग के हर लोग थे यहाँ पे, अमीर गरीब सब मिला के भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलने यहाँ बात करी, हर प्रकार के लोग जहाँ ए के मेंबरशिप में यहाँ पे देखने को मिले और बात करी उसने, और स्ट्रेंज एक्सेंट्स एंड टंग्स यानी कि विभिन्न भाषाओं में बात करते, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स एंड जूज एंड मेन एंड वुमेन ऑफ नो रिलीजन, हर एक धर्म के धार्मिक स्तर पे देखा जाए तो हर एक प्रकार के लोग थे, क्रिश्चियनिटी के जो वेरियस सेक्ट्स हैं उसके लोग थे, और भी मजहब के लोग थे, और ऐसे भी लोग थे जिनका कोई धर्म था ही नहीं। तो ये क्रॉस सेक्शन देखो आप, कितने विभिन्न प्रकार के लोग थे, और सबसे कुछ न कुछ देर तक यहाँ पे बिल डब्ल्यू ने बात करी, और वो कहता है कि ऑफ मेनी ऑफ दिस पीपल आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कन्वेंशन, और सबसे उसने पूछा ये कन्वेंशन के बारे में कैसा लगा यहाँ पे, एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ एज फ्यूचर, ए के भविष्य के बारे में आपके क्या विचार है। Each of course reacted according to his or own point, but I was astonished when I sensed the unanimity of feeling and opinion that ran through all. I felt and still feel it so strongly that I believe it may be permissible here to introduce a spokesman for the whole convention itself, a sort of composite character who nevertheless rarely heard and rarely felt. Let's call all our anonymous spokesman Mr. Grassroots. He hails from Centerville, USA, and this is what he had to say. एक आम आदमी, कोई ग्रासरूट यहाँ पे एक आदमी हुआ जो आम आदमी है, लेकिन जो ए के कार्य में अब लगा हुआ है और ए के लिए काम कर रहा है से, लेकिन उसकी कोई पदवी या उसकी कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि उसको कोई नाम दिया जाए, पर्टिकुलर नाम दिया जाए। ये ए के जो जितने मेंबर थे वहां पे उनमें से एक है। Or Sumesh, I think you gave the definition of Mr. Grassroots in one of your. Yeah, very nice. Thank you very much. For Mr. Grassroots. This term is often used informally within A to describe someone who is very active in the local group or intergroup and is likely well known within local A community. It implies a focus on the practical hands-on aspects of A rather than solely on the broader organization or structure or literature. Organizational structure or literature. यहाँ पे एक आम ए क्या जो मेंबर है उसको रखो कि यहाँ जो अपने ग्रुप लेवल पे, इंटर ग्रुप लेवल पे जिम्मेदारियां संभालता है, काम करता है, सोबर है, एक परंपराओं को पहचानता है, कदम किए हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी। सेंटर विलेज मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन, एक जगह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे आदमी को बुलाया गया जो आके और यहाँ पे विचारधारा रख सके, जो एक प्रतिनिधित्व कर रहा है एक ही मेंबर्स की पूरी विचारधारा का। अब ये आके उसने आके क्या बोला और कायद ऑडिटोरियम में ये कन्वेंशन के दौरान इसके बात क्या हुआ, इसके बारे में मिल के tomorrow. So that's all from now. Thank you, Anuj, and back. Thank you, Atul ji. So wonderfully shared, most wonderfully read. Thank you so much, sir. अब मैं राजेश जी को बुलाना चाहूंगा। राजेश जी हमारे बीच में है। राजेश जी आइए प्लीज, अपने एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करें। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। परमात्मा की कृपा यही की है। थैंक यू सर्विस के लिए अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही बढ़िया अतुल जी, इतने बेहतरीन तरीके से। क्योंकि मेन क्या है कि हर एक पैरा के बाद टॉपिक चेंज हो रहा है। बहुत मुश्किल होता है भाई
कि मतलब पहले पैरा में अलग टॉपिक है, दूसरे पैरा में लग गए, तीसरे में लग गए, चौथे में लग गए। इस तरीके से रीड करना और उन चीजों को लेकर आना, तो थैंक यू जी। और समेश जी, आपका भी धन्यवाद। अब आता हूँ जी, मैं थोड़ा सा पिछले कल के बारे में भी बात करना चाहूंगा यार, सॉरी मैं कल था नहीं। तो किस प्रकार से जो हमें जो विरासत में मिला था ऑक्सफोर्ड ग्रुप के टेनेट या बाकी चीजें, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप का भी मतलब मैं जो देखता हूँ कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप का भी वो जो फ्रैंक बुशमैन का था उसका भी सेम एक मतलब जैसे ना कोई डिवाइन पावर काम करती है ना, किसी भी हिस्ट्री में आप चले जाए, अल्कोहलिक एनोनिमस के पीछे की जो हिस्ट्री है उसमें मैं देखता हूँ कि एक ऐसा कोई क्रिटेशन सी हो रही होती है। क्योंकि वो फ्रैंक बुशमैन का भी ऐसा ही था कि वो घर से भागा, एक वो अनाथ आश्रम में था, जो जो जिसने बनाया था इस को ऑक्सफोर्ड ग्रुप को, अनाथ आश्रम में रुका और ट्रस्टी के साथ डिस्प्यूट हुआ और उसने उसको कुछ मारा और भाई साहब वो दिक्कत पैदा होगी। अब वो आके जब उसके अंदर मतलब इतनी ज्यादा रिजेंटेड हो गया फ्रैंक बुशमैन कि वो उससे और मतलब सोचने लगा उसके बारे में कि किस तरीके से इस ट्रस्टी को खत्म करा जाए जिस अनाथ आश्रम में वो रुका था। इंग्लैंड भाग गया भाई साहब बहुत बुरी हालत में। एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अब ये अब मैं वैसे वो ही पढ़ूंगा जी, स्पेलिंग ही पढ़ूंगा, KESWICK यहाँ पर हो रही थी। और आर्मी मेंबर उसके मतलब वो आर्मी मेंबर एक प्रोग्राम कर रहे थे और वहां पर अमेंड की बात हुई भाई साहब। अब भाई साहब कैसे पॉसिबल है कि किस तरीके से, बाकी भी उन्होंने बात करी, ऐसा नहीं कि सीधा अमेंड ही बोला, लेकिन इस जो मूलभूत निकल कर आया इस संस्था के पीछे, वो निकल के आया कि भाई साहब जो भी आप करोगे ना उसकी भरपाई आप लोगों को करनी पड़ेगी। और फिर उन्होंने किस प्रकार से लेटर लिखा, किस प्रकार से सारा एक मतलब वो चल रहा सारा, और उसके बाद किस प्रकार से इसके साथ मिलना, पहली मुलाकात भी चाइना में सैम शू मेकर के साथ होना, और किस प्रकार से फिर वो आना। हालांकि ये इनके नेम चेंज हुए हैं, जब तक रीनेम हो चुका था मॉरल रीरामेंट नाम इसको मिल गया था, मतलब कई नाम इसके बाद में चेंज हुए। जब तक हम आए जब तक इसका नाम ऑक्सफोर्ड ग्रुप नहीं था, लेकिन बिल यूज करता रहा। अब ये किस तरीके से काम करते थे, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए उसके लिए भी मतलब किस प्रकार से ये लोग काम करते थे। इनका बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम था, हम तो टेनेट की बात कर देते हैं, लेकिन इनका बहुत लंबा प्रोग्राम था वैसे। इनका कोई एक तरीका नहीं था इनका। जैसे रीजनरेशन बाय मेकिंग सरेंडर टू गॉड, पहली चीज। दूसरा था सेल्फ एग्जामिनेशन। तीसरा था कन्फेशन देयर करेक्टर डिफेक्ट टू अनदर ह्यूमन, मेकिंग रिसैचुएशन, ये हमने भी उठाए थे, मोटे मोटे हमने भी उठाए थे। गिविंग विदाउट थॉट और रिवार्ड, आगे देना, नो पे फॉर सोल सर्जरी। इस तरीके से 4 इनके एब्सोल्यूट थे, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस, एब्सोल्यूट प्योरिटी, एब्सोल्यूट लव। हमने वो चीजें उठाई, एब्सोल्यूट हम नहीं उठा सकते थे, लगभग सबको पता है कि एब्सोल्यूट क्यों नहीं उठा सकते थे। 5C और 5 प्रोसीजर, आजकल एलानोन भी कोई 5C का प्रयोग करती हैं, लेकिन ये अलग है और उनके अलग है। 5 प्रोसीजर और 5C, कॉन्फिडेंस, कन्फेशन, कन्विक्शन, कन्वर्जन, कंटिन्यूटी, ये 5C थे इनके। 5 प्रोसीजर थे, गिवन गिव गिव टू गॉड, लिसन टू गॉड डायरेक्शन, और चेक गाइडेंस, रिसैचुएशन, शेयरिंग फॉर विटनेस एंड फॉर कन्फेशन। तो ऐसा नहीं था कि वो हमने टेनेट हमने जो अपने अपने मतलब का चीज थी वो इनसे लिया, और भी बहुत। अगर आप अपने ज्यादातर स्लोगन को देखो तो सबसे ज्यादा स्लोगन हम लोगों ने यहां से लिए हैं। स्टडी मैन, नोटबुक, विन योर आर्गूमेंट, लूज योर मैन, कितना प्यारा स्लोगन था ये आर्गूमेंट तो जीत जाओगे भाई साहब, लेकिन वो यार बंदा खो दोगे, प्यार खो दोगे। ये लिव एंड लेट लिव, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इजी डज इट, मतलब बहुत से ऐसे चीजें हैं जो हम लोगों को ये विरासत में मिलकर आई थी। आज के पैराग्राफ में अगर मैं आ जाऊं तो ये पैराग्राफ बेसिकली हमें क्लियर होंगे जाके पेज नंबर, इसी किताब के पेज नंबर 206, पेज नंबर 207, पेज नंबर 208, पेज नंबर 209, पेज नंबर 210, ये पूरी कहानी।
क्या संशय था भाई साहब, क्या गंभीर इशू थे? अब 1945 से 1950 तक 3 गंभीर इशू आ गए फेलोशिप के पास। ये जो क्वेश्चन की बिल डब्ल्यू बात कर रहा है, ये 1945 से 50 की घटना को रिमाइंड कर रहा, और जो आज क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा। जैसे पहला बड़ा प्रश्न ये था कि पैसे का क्या करें, कैसे उपयोग करें, क्योंकि अब वो दिक्कत तो रही नहीं पैसे की, पैसा तो आने लगा भाई साहब, इनोनोमिटी का करें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस किताब में हमें बार बार पढ़ने को मिलेगा, कि जब ओल्ड टाइमर ये बिल और बॉब खासकर ये चले जाएंगे, क्योंकि अभी बॉब को वो हो गया है, कैंसर हो गया है और डिटेक्ट हो गया और पता लग गया है कि थोड़े दिनों में वो चले जाए। अब 2 समस्याएं तो हल होगी वैसे, 2 समस्याओं का तो इनके पास इन्होंने कुछ सिद्धांत भी बना दिए, कुछ ट्रेडिशन से उठा लिया कि पैसे का क्या करें, वो इनको पता लग गया कि भाई सब लिमिटेड कंट्रीब्यूशन लेंगे मेंबर से, बाहर से आउटसाइड कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नो, और फुली सेल्फ सपोर्टिंग वाला सिद्धांत जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो काफी हद तक जो है ये परंपरा आने से तो फेलोशिप ने राहत की सांस ली कि चलो यार, पैसे का तो समझ में आया कि चाहे वो कितना भी कोई पैसा छोड़ के चला जाए, हम नहीं लेंगे भाई साहब। हम अगर कोई ए मेंबर भी मृत ए मेंबर का परिवार भी हमें पैसा देना चाहे तो वन शॉट में जो हमने लिमिट तय करी हुई है उससे ऊपर हम 1 रुपया नहीं लेंगे। और दूसरा आ गया फिर वो मुद्दा भाई वो इनोनोमिटी वाला, कि वो मनी प्रेस्टेज और पावर के लिए हर बंदा अपनी इनोनोमिटी लगा ब्रेक करने, बुरा हाल लगा उन्हें। और जब और एग्जलैंडर का तो पढ़ के आए हैं, नो पिक्चर नो आर्टिकल पढ़ा ना हमने, तो भाई तस्वीर नहीं दोगे तो आर्टिकल नहीं छापूंगा। मजबूरी बन गई, तोड़ी इनोनोमिटी, इनोनोमिटी तोड़ी और भी टूटी। वो रॉडी एच का भी केस हो गया 1944 में। फिर वो क्या हुआ कि हर मेंबर तोड़ने लगा कि भाई साहब तुम बड़े मेंबर और हम छोटे मेंबर हो गया, ए क्लास बी क्लास है क्या एल्कोहलिक एनोनिमस में, इस प्रकार से लगे तोड़ने। इसका भी हल निकला है, इसका हल निकला कि इन्होंने एक लेटर लिखा, वी सेंट ए लेटर टू नियरली ऑल प्रेस रेडियो एंड पब्लिशिंग आउटलेट explaining why AA should not break their anonymity before the general public। लेकिन यहाँ पर जो भाई साहब इन बाहर की एजेंसियों ने, मैं बोलता हूँ ये फ्रेंड ने जो हमारे साथ निभाया है ना, कोई बंदा नहीं निभा सकता। उन्होंने यार पूरी सपोर्ट करी। कोई मेंबर आता था ना मेरी तस्वीर छाप दो, वो मना कर देते थे कि भाई साहब ना, क्योंकि हमने उन्हें बताया कि भैया लाइफ एंड डेथ का मैटर है, हमें नहीं पता लगता, मेरे को नहीं पता लगेगा भाई साहब आज की डेट में भी। अगर मैं 10 11 12 कंटिन्यूटी में नहीं रखूंगा तो मुझे नहीं पता लगेगा कब मैं सिग्मा लांग जाऊंगा। मेरे को है ही नहीं, मेरे सॉफ्टवेयर ही ऐसे हैं, परमात्मा ने फिट कर रखे हैं। इसलिए मुझे 10 11 12 जो है वो मतलब लगभग रोज करने पड़ेंगे। मेरे से नहीं ये कंट्रोल, पावर प्रेस्टीज ये चीजें कंट्रोल करना, ये कोई हमारे लिए बहुत असाधारण सी बात है। और ये सामने वाले लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया। अब तीसरी जो समस्या खड़ी हुई है ना, उसका हल नहीं मिलता। कि ओल्ड टाइमर चले जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर एक 1938 में इन्होंने बोर्ड बना रखा है, नीचे फेलोशिप है, फेलोशिप ग्रुप और मेंबर है, बीच में बिल और बॉब है। अगर नीचे फेलोशिप में कोई दिक्कत आ रही तो बिल बॉब के पास जा रहे, ऊपर कोई दिक्कत आ रही ट्रस्टियों को, ट्रस्टी एडवाइस के लिए, गाइडेंस के लिए, सब चीजों के लिए बिल बॉब के पास आ रहे। अब जो जब ये बीच का पैरा हटेगा, ये दोनों बंदे हट जाएंगे, डॉक्टर बॉब तो जाने वाले और सच में डेथ भी होगी उनकी 1950 में। अब फेलोशिप किसके हवाले करके जाएं? अब ये 3 पेज हम इसी चीज पे पढ़ेंगे, 3 से 4, 2 3 4 पेज अगले इसी चीज पे पढ़ेंगे कि कैसे वो माइंड में, और बीडब्ल्यू का वो जो उस टाइम में दिक्कत आई है ना, उनको बहुत ज्यादा चिंतित थे यार। और जो इसमें डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर में मैं जिस इंसिडेंट का जिक्र करता हूँ कि मेरी आंखों से विमल जी उधर पढ़ रहे थे और मैं इधर रो रहा था, कि वो जो मतलब इतने यार इतने भावुक क्षण है वो, मतलब और बिल का लिखने का तरीका, मैं इमोशनली थोड़ा सा वैसे हूँ, तो वो बिल का लिखने का तरीका इतना जबरदस्त है कि उन्होंने वो सूट पहन रखा था, मुझे पता था चले जाएंगे, 1950 की कन्वेंशन से फटाफट गए। और अपना मेन मुद्दा क्या था कि भाई परमिशन दे दे, कॉन्फ्रेंस बैठा दूं, डेलीगेट बुला लूं। क्यों जरूरी था भाई साहब? जब पता था कि हफ्ते में, जब न्यूज मिली थी तो उनको बोला था कि कुछ दिन, 2 4 दिन जीने वाले हैं, और जीते जिए भी कोई ज्यादा नहीं थे, कि भाई साहब उनसे एक बार मिल लो। बीच में कन्वेंशन छोड़ के 1950 वाली डॉक्टर बॉब के घर जाना और उनसे सहमति लेना, और उनका कीप इट सिंपल वर्ड कि यार तू बिगाड़ मत दियो, मुस्कुरा के। और कैसे बिल ने उसका चित्रण करा है, दरवाजे में खड़े थे, वो लाश मुस्कुराहट थी, जो मतलब उनका बोला उन्होंने चीख पे,
गड्ढे से आए, और इस तरीके से जो चित्रण कर रहा है, लगता है यार हमारे पॉइनर किस तरीके के लोग थे कि उसे पता है बंदा मर जाएगा, एक दो दिन में चले जाएंगे, मर जाएगा, गलत वर्ड निकल गया, सॉरी, ये चले जाएंगे यहाँ से। और किस तरीके से यार उनकी सहमति भी जरूरी थी। और फिर उन्होंने बोला बुला लो, और 1951, 1952, 1953, 1954 और 1955 में आके कमजोर फेज हो गया। मतलब 4 कॉन्फ्रेंस हमारी जो की वो एक्सपेरिमेंटल बेस पर हुई कि एक्सपेरिमेंट करके देख लो, अगर तो सफल होगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर सफल नहीं होगा तो वापस आ जाओ, जिसे डरने पर, मतलब यानी कि स्टेप और ट्रेडिशन से जो है अल्कोहलिक एनोनिमस चल रहा है, 2 चीजों से चल रहा है अब तक अल्कोहलिक एनोनिमस, 12 कदम 12 परंपराओं से चल रहा है, उस तरीके से चलाते रहना। अगर सक्सेस हो गया तो ये फिर ये गोल धारा और ट्रैंगल में आ जाना भाई साहब। ट्रैंगल मीन्स कंसेप्ट सर्विस, 12 12 पायरी जो वो वाली है। इस प्रकार की चीजें ये अद्भुत है यार इन पैराग्राफ में। और अब तो मेरा टाइम से भी ऊपर 2 मिनट हो गए हैं। कल एक चीज और बात करेंगे, अगर आज किसी ने नहीं करी, कि आज ट्रेंगल और सर्कल जो है वो आज हमारे पास नहीं, क्योंकि इसका कॉपीराइट हम लोगों के पास नहीं था। उसका जिक्र अगर आगे भी बढ़ गए तो भी थोड़ा सा जिक्र बीच में कर लेंगे। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। थैंक यू सर। तो रिकॉर्डिंग प्लीज स्टॉप कर दीजिए।